नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। 2001 के पार्लियामेंट हमले का इंसाफ आखिरकार 2013 में मिला। ये मुल्क के जुडिशल प्रोसेस की एक प्रक्रिया थी जिसमें अफजल गुरु को खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा मौका दिया गया। लेकिन मुल्क के खिलाफ अफजल गुरु की गहरी साजिश और जांच एजेंसियों के पुख्ता सबूत ने उसे आखिरकार फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया। अफजल गुरु की साजिश मुल्क के खिलाफ एक जंग थी। अफजल की साजिश मुल्क की जमहूरियत के सबसे बड़े स्तंभ पर चोट थी। अफजल गुरु की इस साजिश से न सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया सख्ते में आ गई थी। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अफजल की एक एक साजिश की कलई कोर्ट के सामने परत दर परत खुल गई। तेरह दिसंबर 2001, नई दिल्ली। मुल्क की पार्लियामेंट पर यह हमला जमहूरियत के सबसे बड़े सुतून पर वार था। जैश ए मोहम्मद के 5 फिदायीन दहशतगर्दों के इस हमले में 9 लोग मारे गए जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये मुल्क की आन बान और शान पर हमला था। जाहिर है सीआरपीएफ के जवानों और पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ ने दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तान के 5 फिदायीन दहशतगर्द मारे गए, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए जिन्हें सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती से भरा था। आपने पार्लियामेंट पर, हमारे संसद के ऊपर जो पूरे देश का जो कलेक्टिव विल और कॉन्शियंस है, आपने उस पे हमला बोला है। इससे बड़ा सदन आपको नहीं मिलेगा। हमारे देश में सर्वोपरि संसद को माना जाता है। संसद के ऊपर कोई नहीं है। संसद के ऊपर कोई नहीं है। संसद हमारा कानून बनाता है। हमारे देश के लेकर जितने भी बुनियादी डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ संसद बनाते हैं। आपने उस पर आपने हमला बोला, मतलब आपने पूरे कौम, पूरे देश में आपने हमला बोला। ये हमला कैसा? ये जानलेवा हमला था जिसमें लोगों की जान गई और आपका मनसा था कि आप एमपीज को मारेंगे। आप बेसिकली कलेक्टिव विल को अटैक कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और यहां पे डेथ सेंटेंस देना चाहिए। जो हमारे देश का प्रजातंत्र के एक प्रमुख प्रतीक, हमारी जो संसद, हमारी पार्लियामेंट पे हमला करने का बड़ा भारी जुर्म किया, बड़ा भारी दुस्साहस किया और उसकी एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका रही है। वो पूरे प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में वो मास्टरमाइंड रहा। वो अपने आकाओं से आईएसआई के अंदर के जो थे उनके साथ वो पूरा मिलाप में रहा। वो जैश ए मोहम्मद के जो भी उसके आका थे उनके साथ वो पूरा का पूरा मिलाप में रहा 24 घंटे इसके पहले। और वो अपने लोगों के साथ सेल फोन पे उसकी पूरी की पूरी बातचीत का ब्यौरा जो है वो कोर्ट में पेश किया गया था। तो उससे साफ जाहिर होता था कि अफजल गुरु का जो टास्क था वो था प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत अहम हिस्सा है इस हमले का। 15 दिसंबर 2001, दिल्ली पुलिस की टीम को एक ट्रक का पता लगाने में कामयाबी हासिल हुई। 10 लाख रुपए की बरामदगी के साथ साथ पुलिस को कई अहम सुराग मिले जिससे दिल्ली पुलिस अफजल गुरु को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। कहते हैं कि गुनाहगार अपने पीछे गुनाह के सबूत जरूर छोड़ जाता है। जाहिर है पार्लियामेंट हमले के दहशतगर्दों की मोबाइल फोन डिटेल और असलहा की बरामदगी ने एसआर गिलानी, शौकत हुसैन गुरु और अफशाह गुरु को इस साजिश में एक्सपोज कर दिया। लेकिन कोर्ट में अपनी चार्जशीट को साबित करना दिल्ली पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। देखिए, इसमें 4 लोगों को मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया। अफजल गुरु, शौकत, एसआर गिलानी और नवजोत। ट्रायल कोर्ट में यह मुकदमा चला 120B कॉन्स्पिरेसी,
123 राजद्रोह सेसेशनिज्म जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी और अलगाववाद का बिगुल बजाना, और 302 का मुकदमा जिसमें जिनोसाइड कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा इनके ऊपर चला। सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए, उनको दृष्टिगत रखते हुए, उनको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि शौकत की सज़ा को 10 साल कर दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ में जो एविडेंस था वो थोड़ा कम था। उसकी सज़ा को 10 साल कर दिया गया कम करके। नवजोत को और SAR गिलानी को बरी कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जो एविडेंस और जितने मजबूत रूप में अफजल गुरु के खिलाफ में हैं, उसको देखते हुए अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और उससे कम किसी भी सूरत में कोई सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। जो अफजल गुरु था उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ट्रेनिंग के लिए गया था, उसको लड़ाई की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन वहां के जो उसके ट्रेनर्स थे उनको लगा कि ये लड़ाई के काबिल नहीं है, इसको और उसकी वो शक्ल सूरत भोली भाली सी देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उसको जो टास्क दिया गया था वो टास्क था प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का, और वो उसने बखूबी सरंजाम दिया इस हमले के अंदर, इस कातिलाना हमले के अंदर, जिसमें देखिए भारतवर्ष की पूरी लीडरशिप को बड़ा भारी नुकसान हो सकता था। तो इससे तो तकरीबन युद्ध की स्थिति वहां पे हो गई थी और ये अनिवार्य था कि जो लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये बड़ी कामयाबी थी कि उसके सबूतों और जांच को ट्रायल कोर्ट ने सही माना था। ट्रायल कोर्ट ने SR गिलानी, शौकत हुसैन गुरु और अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाते हुए अफशाह गुरु को रिहा कर दिया था। ये कानूनी अमल काफी लंबा था और हर कोर्ट में गुनहगार को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का भरपूर मौका दिया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा था, जबकि अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में अफजल गुरु की मौत की सजा बरकरार रखते हुए बाकी को बरी कर दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर माना था। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पर आर्गुमेंट सुनती है, और अगर ट्रायल कोर्ट कोई गलत काम भी करती है या किसी भी रूप में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि किसी खास अपराधी के साथ में वो निर्दोष है और उसके साथ में ज्यादती की गई है, कानूनी प्रक्रिया को सही ढंग से निभाया नहीं गया है और एक फ्री एंड फेयर ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो वैसे केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करते हैं और सजा को निश्चित रूप से सेट असाइड करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अफजल गुरु के कॉन्टेक्स्ट में मैं खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सारे सबूत, सारे साक्ष्य, कोरोबोरेटिव एविडेंस, कॉन्करेंट फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की साक्ष्य रखने की जो सारी की सारी प्रक्रिया थी, उन सब को फ्री एंड फेयर माना गया हाईकोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट ने इसको किसी भी रूप में नजरअंदाज करना उचित नहीं समझा। लोअर कोर्ट में जाके टाडा अपना पोटा कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस गया है। अगर डिले हुई है तो वो उसकी मर्सी पिटिशन को के ऊपर फैसला लेने में हुई है, और वो भी जो है ज्यादातर वो और चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुई है। ये इसमें जहां तक कानून की प्रक्रिया है, जो आखिरी कदम है उससे वहां तक किया गया। आज लोग बड़ी जो है उसके साथ वो बता रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं मिली। तब ये लोग कहां थे? क्यों नहीं उन्होंने उसका केस उस वक्त आके फाइट किया? उस वक्त कोर्ट ने उसके लिए जो है लॉयर की नियुक्ति की थी, और अगर वो समझते थे कि वो इससे अच्छा डिफेंस कर सकते हैं उसका, तो क्यों नहीं उस वक्त आके उन्होंने इसका वहां पे इसका केस संभाला? अब बात करने का क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दो खास नाम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राजवीर सिंह और मोहन चंद शर्मा की सूझबूझ हमेशा याद की जाएगी। A97 गांधी विहार दिल्ली, इंदिरा विहार, क्रिश्चियन कॉलोनी के अफजल गुरु के मुख्तलिफ ठिकानों पर बुना गया पार्लियामेंट पर हमले का जाल। गांधी विहार के अफजल गुरु के घर पर चश्मदीदों ने हमले से कुछ दिन पहले कुछ अजनबियों को देखा था। अफजल के घर गांधी विहार से
धमाकाखेज केमिकल और मशीनों की बरामदगी हुई। इंदिरा विहार की रिहायशगाह पर आखिरी बार अफजल गुरु को 12 दिसंबर को देखा गया और उसके बाद उस घर में कोई नहीं आया। 16 दिसंबर को पुलिस ने उसके घर का ताला तोड़कर अहम सबूत जुटाए थे। पार्लियामेंट हमले में इस्तेमाल की गई एम्बेसडर कार खरीदने में अफजल गुरु का अहम रोल था, लेकिन कार का मालिक एक पाकिस्तानी फिदायीन को बनाया गया। अफजल की तमाम सरगर्मियों की गवाही उसके मकान मालिक ने दी थी। ट्रायल कोर्ट से लेकर मुख्तलिफ अदालतों ने अफजल को दहशत गर्दों के लिए हाइडआउट फराहम कराने, आर्म्स स्मगलिंग और बम बनाने के लिए बारूद मुहैया कराने के साथ साथ मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश का मास्टरमाइंड माना था। खास बात यह है कि पार्लियामेंट हमले के दहशत गर्दों ने अपनी आखिरी कॉल अफजल के मोबाइल पर करके इसे पुख्ता कर दिया था। हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। राष्ट्रपति के पास क्लीमेंसी एप्लीकेशन गई थी, क्लीमेंसी एप्लीकेशन डिसाइड हुई, उसके खिलाफ में अफजल गुरु के खिलाफ में क्लीमेंसी पिटीशन डिसाइड हुई और उसके बाद ये सरकार का काम है क्लीमेंसी पिटीशन डिसमिस हो जाने के बाद लॉ ऑफ द लैंड कंफर्म हो जाता है और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा अथॉरिटी और कोई भी ऐसी सीढ़ी नहीं है अथॉरिटी की जहां पर अफजल गुरु जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में 3 स्टेप होते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन। तीनों पिटीशन डाला गया था अफजल गुरु के द्वारा, तीनों पिटीशन डिसमिस हुए। क्लीमेंसी पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट डिसमिस हुआ। उसके बाद क्या बचता है? लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, लॉ ऑफ द लैंड हैज प्रिवेल्ड एंड नाउ नथिंग रिमेन्स। ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो लोग ट्रेंड है वो अपना जजमेंट दे रहे हैं। इसीलिए इतने एक्यूज में से अल्टीमेटली जो अल्टीमेट पनिशमेंट है, फाइनल कैपिटल पनिशमेंट है, सिर्फ एक ही बंदे के लिए तय किया गया और वो रहा अफजल गुरु। अफजल गुरु की फांसी की मुखालफत में बहस का बाजार भारत में भी गर्म है, लेकिन पाकिस्तान में इस बहस को लश्कर-ए-तैयबा आगे बढ़ा रही है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद इस रैली की क़यादत कर रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर बैठे यासीन मलिक इसे सिविल सोसाइटी का एहतजाज मानते हैं। लेकिन इस धरने में हाफिज सईद की मौजूदगी ये जरूर साबित करती है कि कश्मीर के नाम निहाद गांधी आज भी बंदूक बरदारों से अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं। अफजल की फांसी के खिलाफ हंगामा पाकिस्तान में दहशत गर्दाना तंजीमें कर रही हैं। सिविल सोसाइटी इसे जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा मान रही है। यासीन मलिक के लिए ये जानना जरूरी होगा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में भारत के अदालती फैसले को कोट करता है। जाहिर है सियासत की बुलंद आवाज, दहशतगर्द तंजीमों की धमकियां इंसाफ के अमल को रोक नहीं सकती।